दोस्तों, आज की फिल्म मराठी सिनेमा की उत्कृष्ट कृति है। इस फिल्म में इंसानी भावनाएं जैसे वासना, लाचारी, विश्वास आदि को इस खूबसूरती के साथ दिखाया गया है कि फिल्म देखने के बाद जहन में बस जाती है। दोस्तों, एक दौर था, या यूं कहें सुनहरा दौर था चिट्ठियों का, जब लोग डाकिया का इंतजार किया करते थे। डाकिया से पूछा करते थे कि क्या मेरा भी कोई पत्र आया है। डाकिया ना कहता तो चेहरे पर उदासी आ जाती थी, और अगर डाकिया हाँ कहता तो इंसान के चेहरे पर खुशी की जो मुस्कान आती थी, उन्हें शब्दों में समेट पाना मुश्किल ही क्या, नामुमकिन है। अपने प्रियजनों की चिट्ठी जब हम सब पढ़ते थे तो यूं लगता था कि मानो चिट्ठी में शब्द नहीं, भावनाओं का समंदर है, अपना कोई अपने सामने है। खैर, फिल्म भी चिट्ठी को लाने ले जाने वाले डाकिया आलोक के जीवन की 3 कहानियों पर बेस्ड है। पहली कहानी, आलोक महाराष्ट्र राज्य के किसी छोटे से जिले में एक छोटे से गांव का डाकिया है जो अपनी जिंदगी से बेहद खुश है, क्योंकि उसके परिवार में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। क्योंकि उसकी पत्नी जया गर्भवती है, पर जया की एक आदत है जो आलोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। दरअसल जया आलोक के द्वारा वितरित की जाने वाली चिट्ठियों को पढ़ने का शौक रखती है, जबकि आलोक का कहना है कि चिट्ठी शब्दों से नहीं, भावनाओं से लिखी जाती है। इसीलिए लिखने वाले की भावनाओं का आदर करते हुए चिट्ठी बिना किसी लाग लपेट के उस तक पहुंचा देनी चाहिए जिसके लिए लिखने वाले ने उसकी मन की भावनाओं को लिखा है। आज आलोक के पास भीखा जी के लिए एक पत्र आया है। वह उस पत्र को लेकर भीखा जी के पास जाता है। भीखा जी उसी गांव की एक लकड़ी मिल में काम करने वाला एक बेहद ईमानदार और निश्चल बुजुर्ग है। उसे पत्र पढ़ना भी नहीं आता, इसलिए आलोक उस पत्र को पढ़कर बताता है कि ये पत्र तुम्हारे बेटे का है। बेटे का पत्र सुनकर भीखा जी की बूढ़ी पथराई आंखों में पानी आ जाता है। ये आंसू खुशी के हैं। आलोक पढ़ते हुए बताता है कि आप दादा बन गए हैं और इसी खुशी में आपके बेटे का परिवार मंदिर जा रहा है भगवान का आशीर्वाद लेने। आलोक के जाने के बाद भीखा जी अपने बेटे के पत्र को सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। शुरुआत में कहा था ना दोस्तों, पत्र शब्दों से नहीं, भावनाओं से लिखा जाता है, और इन्हीं भावनाओं से वशीभूत होकर इंसान खुश होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, और न जाने कितने जज्बात, एहसासात। भीखा जी उस पत्र को और भी कई लोगों से बार बार पढ़वा कर खुश होता रहता है। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वो नौकरी छोड़ देगा। 10 साल की उम्र से वह इस मिल में नौकरी कर रहा है। वो सोचता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी के बचे कुचे दिन बिताऊंगा। और ये सोचते हुए भीखा जी अपने पोते के लिए लकड़ी का एक मुखौटा बनाने लगता है। उसकी खुशी देखकर मिल में उसके साथ मजदूरी करने वाला एक मजदूर शिवराम भी खुश होता है। और फिर एक दिन भीखा जी अपने मिल मालिक के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अब मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ मालिक। बूढ़ा भी मैं हो चुका हूँ, शरीर के अंग भी अब पहले जैसे नहीं रहे, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। पर मिल मालिक, जिसे लोग सेठ जी भी कहते हैं, वो बहुत ही धूर्त और खड़ूस टाइप का आदमी है। वो भीखा जी को कहता है कि ठीक है, कुछ दिन रुको, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। भीखा जी अपने बच्चे के पास जाने के लिए बहुत प्रसन्न है, इसलिए वह अपने पोते के लिए बनाए उस लकड़ी के मुखौटे को तराशने लगते हैं ताकि भीखा जी अपने पोते को बहुत अच्छा सा उपहार दे पाए। और एक दिन सेठ भीखा जी को बुलाता है और भीखा जी से कहता है कि मैं तुम्हारा हिसाब कर रहा था, पर तुमने मुझसे पहले कभी 100 रुपए लिए थे और अब उसका ब्याज लगाकर 1000 रुपए हो गए हैं। पहले तुम इन 1000 रुपए को मुझे वापस करो, इसके बाद तुम मिल छोड़कर जा सकते हो। पर वास्तव में भीखा जी ने सेठ से कभी उधार लिया ही नहीं था, पर भीखा जी इतना सीधा है कि उसे लगा सेठ सच बोल रहा है। मुझे ही याद नहीं होगा। वह सेठ को 1000 रुपए चुकाने की बात बोलकर सीधे अपने बेटे को चिट्ठी लिखवाता है, जिसमें उसने अपने बेटे से 1000 रुपए मांगे। जवाब में बेटा लिखता है कि बाबूजी, परिवार सहित मंदिर जाने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। फसल भी खराब हो गई है, जिस वजह से मैं पैसे भेज नहीं सकता हूँ। बाद में कुछ बंदोबस्त हो जाता है तो बताता हूँ। बेटे की चिट्ठी सुनते ही भीखा जी को एक पल के लिए बुरा तो लगता है, पर वो सोचता है कि मेरा बेटा मजबूर होगा, इसलिए उसने ऐसा लिखा, वरना वो मुझे पैसे जरूर भेज देता। पैसे का बंदोबस्त ना हो पाने के कारण भीखा जी ने सेठ जी को कहा, मैं आपका सारा पैसा खुद काम करके चुका दूंगा। और भीखा जी अपने बच्चों के साथ रहने की आस लिए हुए लकड़ी काटता रहता है। अब वो और भी अधिक मेहनत करने की सोचता है।
पर अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। भीखाजी बहुत परेशान रहने लगा है और अंत में जब उसे 1000 रुपए कमाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता, तब भीखाजी उसी दर पर जाता है जहां अमीर और गरीब मत्था टेकते हैं, यानी भगवान का दर, उम्मीद की आखिरी किरण। इधर एक दिन आलोक की पत्नी अपनी आदत से मजबूर आलोक की चिट्ठियां पढ़ने लगती है। उसके हाथ भीखाजी की एक चिट्ठी लगती है। दरअसल ये चिट्ठी भीखाजी ने भगवान के लिए लिखवाई है। उसमें लिखा है, भगवान, मैंने तुम्हारी जीवन भर भक्ति की है, कभी तुझसे मांगा भी नहीं कुछ, पर आज मुझे 1000 रुपए की मदद कर दो। मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। यह पढ़कर जया को बहुत अफसोस होता है, पर आलोक मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बूढ़े भीखा को यह भी नहीं पता कि मैं चिट्ठियां भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। पर थोड़ी देर में आलोक देखता है कि उसकी पत्नी जया कुछ जमा किए हुए रुपए लाकर आलोक को देती है और कहती है, जो मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए जोड़कर रखे हैं, पर आज इन पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा उस बूढ़े भीखाजी को है, और अगर आज हमने उसकी मदद नहीं की तो भक्तों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आलोक बिल्कुल स्तब्ध है। उसे लग रहा है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। और आलोक सीधे भीखाजी के पास पहुंचता है। भीखाजी से वो कहता है, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर सुनते ही भीखाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भीखाजी को यकीन था भगवान उनकी जरूर सुनेगा। और भीखाजी मनी ऑर्डर का लिफाफा लेकर सीधे सेठ के पास पहुंचते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि भगवान ने भीखाजी को मनी ऑर्डर भेज दिया, पर इधर सेठ पैसे गिनकर कहता है कि भगवान ने सिर्फ तेरे लिए 700 रुपए भेजे हैं, 300 अभी और बाकी हैं। भीखाजी कहते हैं कि जरूर मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, वरना भगवान से कभी भूल हो ही नहीं सकती। और भीखाजी सेठ जी से कहते हैं कि मैं 300 रुपए काम करके उतार दूंगा सेठ जी। और भीखाजी लग जाते हैं लकड़ियां काटने में, पर अब शरीर के साथ साथ उनका मन भी जवाब दे रहा है। वो जल्द से जल्द अपने पोते, अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं। इसी आस में भीखाजी ने पूरी मेहनत से 300 रुपए का काम करके सेठ जी की पाई पाई चुका दी। पर जब वह आखिरी दिन काम कर रहा है, तब उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है और वह वहीं पास में लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाता है और अपने पोते के लिए बनाए हुए मुखौटे को बड़े प्यार से अपने गले लगा लेता है। और फिर कुछ ही देर में भीखाजी अपनी अंतिम सांस लेते हुए इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। अगले दिन जब आलोक अपने घर पहुंचता है, जया की डिलीवरी हो चुकी है। वह अब एक बच्चे की मां बन चुकी है। आलोक जया को बताता है कि भीखा बाबा अब नहीं है। जया खुशी से कहती है, चलो अच्छा हुआ बाबा अपने घर चले गए। आलोक जया की बात काटते हुए कहता है कि नहीं जया, भीखा बाबा अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। इतना सुनते ही जया के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसे अफसोस होने लगता है। तभी जया आलोक के हाथ में एक पत्र देखती है। यह पत्र मरने से पहले भीखाजी ने भगवान को भेजने के लिए लिखवाया था। पत्र में लिखा हुआ है कि हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे 1000 रुपए दिए, पर यह दुनिया अच्छी नहीं है। उसमें से डाकिया बाबू ने 300 रुपए चुरा लिए, जिस वजह से मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाया, पर आप डाकिया बाबू को माफ कर देना। पत्र पढ़कर आलोक और जया बहुत दुखी होते हैं और उन्हें यह अफसोस भी होता है कि काश हम उस समय 300 रुपए की मदद भीखाजी की और कर पा। हम देखते हैं कि पोस्टमैन आलोक की पोस्टिंग उसके गांव से कहीं दूर एक हिल स्टेशन पर हो गई है। जगह नई है, खूबसूरत पहाड़ी वादियों के बीच है और उसकी पत्नी जया एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। इसलिए वो अपनी पत्नी जया को उसकी माँ के घर छोड़कर यहाँ अकेले ही रहता है। जया से दूर रहने के बाद उसे चिट्ठियों की असली अहमियत का पता चल रहा है। उसे भी अपनी पत्नी जया की चिट्ठियों का इंतजार रहता है। यहाँ पर आलोक को चिट्ठियां बांटने के साथ साथ सभी अनडिलीवर्ड चिट्ठियों को जलाने का काम भी मिला हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि आलोक अक्सर अनडिलीवर्ड चिट्ठियों को जलाया करता है। आलोक देखता है कि जलाई जाने वाली कई चिट्ठियों में लीजा नाम की एक लड़की की ही चिट्ठियां ज्यादातर हैं। ये सभी चिट्ठियां लीजा ने अपने डैडी जेम्स को लिखी हैं। आलोक के दिमाग में अक्सर ये विचार आया करता है कि आखिर क्यों कोई बाप अपनी बेटी की चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहा है, अर्थात जेम्स ने लीजा की किसी भी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। ये सवाल आलोक के दिमाग में घूमता रहता है। अगले दिन आलोक चिट्ठियां डिलीवर करने एक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचता है। तब गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर आलोक से एक आदमी मिलता है। इस आदमी की वेशभूषा देखकर लग रहा है कि ये जरूर सैनिक होगा। इस सैनिक से दिखने वाले आदमी के हाथ में एक चिट्ठी है।
ये आदमी आलोक को रोकता है और उसे अपना नाम जेम्स बताते हुए अपनी चिट्ठी आलोक को देता है और कहता है कि मेरी ये चिट्ठी हॉस्टल के अंदर रहने वाली लीजा नाम की लड़की को पहुंचा दीजिए। आज आलोक पहली बार जेम्स को देख रहा है और वो तो अक्सर ही जेम्स के बारे में सोचा करता है। उसका दिमाग इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि जेम्स ने अपनी बेटी लीजा की किसी भी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, आलोक जेम्स को बोलता है तुम चिट्ठी डाकघर में डाल दो। जेम्स जवाब में कहता है मैं नहीं डाल सकता क्योंकि मैं एक सिपाही हूं और मुझे जल्द ही बॉर्डर पर पहुंचना है, इसलिए मैं डाकघर नहीं जा सकता। प्लीज मेरी ये चिट्ठी मेरी बेटी लीजा तक पहुंचा दो। आलोक मान जाता है और चिट्ठी लेकर हॉस्टल की मैट्रन के पास पहुंचता है। मैट्रन बताती है कि यहाँ लीजा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती है, पर आलोक कहता है कि ये चिट्ठी उसके पिता जेम्स ने दी है। किसी भी बाप से इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती कि उसे अपनी बेटी का हॉस्टल ही ना पता हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रन और आलोक दोनों बाहर जेम्स से मिलने आते हैं, पर अब बाहर जेम्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैट्रन आलोक से कहती है ये गर्ल्स हॉस्टल है ना, इसलिए कई लफंगे टाइप के लोग यहाँ आते रहते हैं, उन्हीं में से कोई एक लफंगा आपको मिल गया होगा, जो खुद को जेम्स बताता है। इतना कहकर मैट्रन अंदर चली जाती है। मैट्रन के जाने के बाद जेम्स आइसक्रीम लेकर आता है और वह आलोक से पूछता है कि क्या आपने मेरी बेटी तक चिट्ठी पहुंचा दी। आलोक कहता है कि हॉस्टल में लीजा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती है। जेम्स कहता है कि आपसे कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी लीजा इसी हॉस्टल में रहती है। प्लीज आप एक बार दोबारा चले जाइए और मुझे आकर बताइए कि मेरी बेटी लीजा कैसी है। जेम्स अब आलोक के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर इस बार आलोक उसकी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। आलोक के जाने के बाद जेम्स हॉस्टल के गेट पर रोता रहता है। अगले दिन आलोक कुछ चिट्ठियां लेकर जब फिर हॉस्टल आता है तो गेट पर फिर से जेम्स को पाता है। जेम्स उसे अपनी बेटी लीजा का रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहता है कि ये देखिए पोस्टमैन बाबू, मेरी बेटी लीजा का रिपोर्ट कार्ड, वो इसी हॉस्टल में रहती है। रिपोर्ट कार्ड इसी हॉस्टल के स्कूल का है। तो ये देखकर आलोक भी एक बार सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत रिपोर्ट कार्ड लेकर हॉस्टल प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल पुराने रिकॉर्ड फाइल रूम में जाकर इस रिपोर्ट कार्ड को चेक करती है। यहाँ उसे लीजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर यह क्या, लीजा यहाँ सन 1942 में पढ़ती थी। इस बात को भी दशकों गुजर चुके हैं, तो ये चिट्ठी देने कौन आ रहा है। अब वो दोनों दौड़कर बाहर आते हैं, पर इस बार भी जेम्स यहाँ नहीं होता है। अगले कुछ दिनों बाद आलोक को जेम्स एक झील के किनारे दिखाई देता है और वो आलोक को बुलाता है और आलोक को बुलाकर अपनी आप बीती बताता है। जेम्स बताता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। आलोक थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो कहना चाहता है कि तुम मिलो अपनी बेटी से, तुम्हें रोका किसने है। पर इतने में जेम्स बोलता है कि मेरी मृत्यु हुए 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यह सुनकर आलोक चौंकता है। जेम्स कहता है दरअसल मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसको जन्म देने के बाद उसकी मां गुजर गई और वो दौर वर्ल्ड वॉर का था। मुझे युद्ध लड़ने के लिए ब्राह्म देश भेज दिया गया, जिस वजह से मुझे अपनी बेटी लीजा को हॉस्टल में डालना पड़ा। पर युद्ध में भी मेरा मन लीजा के पास ही लगा रहता था, इसलिए वहां मैं बार बार छुट्टी के लिए आवेदन करता, पर मेरी छुट्टी कभी भी मंजूर नहीं होती थी क्योंकि युद्ध चल रहा था। पर एक दिन मेरी टुकड़ी की छुट्टी मंजूर हो गई और मैं फौरन अपनी बेटी से मिलने के लिए चल पड़ा। पर यहीं कुछ दूर पर पड़ने वाली खाई में मेरी बस पलट गई और मेरे साथ साथ 32 और भी जवान मारे गए। मेरी बेटी से मिलने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। वो मुझे चिट्ठियां लिखा करती थी, पर उसे क्या पता कि उसका डैडी अब इस दुनिया में ही नहीं है। वो ना जाने क्या क्या मेरे बारे में सोचती होगी। उसे तो यही लगता होगा कि उसके डैडी ने उसे छोड़ दिया है। जेम्स की दास्तान सुनकर आलोक दुखी होता है। जेम्स आलोक के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो उसकी बेटी को जाकर सब कुछ सच सच बता दे कि उसका डैडी अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो पत्र का जवाब कैसे देता, पर वह उससे बहुत प्यार करता है। आलोक यहाँ से चला जाता है और वो लग जाता है लीजा की तलाश में, और बड़ी कोशिशों के बाद उसे पता चलता है कि लीजा इसी शहर में बार चलाती है। यहाँ लोग शराब पीने और जुआ खेलने के लिए आया करते हैं। आलोक लीजा के पास पहुंचता है और वह उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे पापा से मिला था, वो इसी शहर में है,
इतना सुनते ही लीजा हंसने लगती है, पर जब आलोक बताता है कि तुम्हारे पापा का नाम जेम्स है तो लीजा की हंसी रुक जाती है और वह आलोक की बातों को सीरियसली सुनने लगती है। तभी आलोक की नजर दीवार पर टंगे लकड़ी के एक मुखौटे पर पड़ती है। ये वही मुखौटा है जिसे भीखा जी ने अपने पोते के लिए बनाया था। आलोक लीजा से पूछता है कि ये मुखौटा तुम्हारे पास कैसे आया? तो लीजा कहती है, दरअसल कई साल पहले यहाँ एक आदमी दारू पीने के लिए आया था। उसका बिल 300 रुपए हुआ था, पर उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसके हाथ से ये मुखौटा छीन कर रख लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे 300 रुपए दे और ये मुखौटा ले जाए। अब आलोक थोड़ी हिम्मत करके लीजा को बताता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी चिट्ठियों का जवाब इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो तुमसे मिलने आ रहे थे, पर उनकी बस खाई में गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। तुमसे मिलने की इच्छा लिए हुए आज भी उनकी रूह इसी शहर में भटक रही है। आलोक की बातें सुनकर लीजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अचानक से आलोक पर गुस्सा हो जाती है और आलोक को यहाँ से भगा देती, क्योंकि लीजा के दिल में अब तक ये उम्मीद थी कि भले ही उसके पापा उसकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे हों, पर एक न एक दिन वो जरूर उससे मिलने आएंगे। इस पोस्टमैन ने तो लीजा की उम्मीदें ही तोड़ दी, इसलिए लीजा ने आलोक को मनहूस कहते हुए यहाँ से भगा दिया और आलोक लीजा के बार से चला जाता है और कहानी का दूसरा पड़ाव भी खत्म होता है। अब तक पोस्ट कार्ड फिल्म की कहानी के 2 भाग हम देख चुके हैं। तीसरे भाग की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत वक्त बीत चुका है और अब आलोक की पोस्टिंग हिल स्टेशन में नहीं है, बल्कि वह एक छोटे से गांव के डाकघर का डाकिया है। अब वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता है। उसकी पत्नी जया अब कहानियां लिखने लगी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि गुलजार नाम की एक लड़की लगभग हर रोज तेज धूप में दौड़ते हुए आलोक के पास आया करती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है। आलोक उसे हर रोज यही जवाब देता है कि गुलजार, तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं आई है। गुलजार की इस शिद्दत ने आलोक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर किसकी चिट्ठी के लिए ये लड़की पागलों की तरह हर रोज धूप में नंगे पांव मेरे पास दौड़ी चली आती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गुलजार एक तवायफ है और वो कोठे पर नाचती है। इधर आज आलोक के पास गुलजार के लिए चिट्ठी आई है। आलोक चिट्ठी लेकर गुलजार के पास आता है। गुलजार कोठे पर नाच रही है। आलोक उसे देखकर उस पर मोहित होने लगा है। बहरहाल वो गुलजार को चिट्ठी देकर यहाँ से चला तो जाता है, पर अब सारा वक्त आलोक गुलजार के बारे में ही सोचा करता है। उसके व्यवहार में बदलाव देखकर जया को आभास होने लगता है कि कुछ न कुछ तो है जो आलोक मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिट्ठी पढ़कर गुलजार खुशी से फूले नहीं समा रही है। और फिर गुलजार का इंतजार खत्म होता है और एक दिन एक आदमी गुलजार के कोठे पर आता है। इसका नाम विश्वनाथ है, जो शहर में रहता है। गुलजार विश्वनाथ को देखकर खुश होकर उसके गले लग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विश्वनाथ और गुलजार एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विश्वनाथ गुलजार के साथ एक रात गुजारने के बाद शहर चला जाता है और दूसरे दिन रास्ते से गुजरते समय आलोक की नजर रोड के किनारे बैठे एक औषधि विक्रेता पर पड़ती है। उसके पास एक मुखौटा है, जिसे देखकर आलोक रुकता है और औषधि विक्रेता से इस मुखौटे के बारे में पूछता है। औषधि विक्रेता बताता है कि ये एक इच्छा पूर्ति करने वाला मुखौटा है, जिसकी कीमत 300 रुपए है। अब आलोक समझ नहीं पा रहा है कि उसकी जिंदगी में ये मुखौटा बार बार क्यों दस्तक दे रहा है और हर बार वही आंकड़ा 300 रुपए। 300 रुपए के लिए भीखा जी की जान चली गई। 300 रुपए लीजा को चाहिए और अब इस औषधि विक्रेता को भी 300 रुपए। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और आलोक का अब गुलजार के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए आलोक अब सीधे गुलजार के कोठे पर पहुंचता है। आलोक को देखकर गुलजार मुस्कुराकर पूछती है कि क्या मेरी चिट्ठी आई है। आलोक कहता है, नहीं, मुझे तुम पसंद हो, आज तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे पास पैसे भी हैं, पैसों की चिंता मत करना। डाकिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुलजार को बुरा तो लगता है, पर वह समझ जाती है कि दुनिया ऐसी ही है, यहाँ सब के सब वासना के गुलाम है। तभी दिखाया जाता है कि एक दिन फिर विश्वनाथ गुलजार से मिलने आता है और इस बार गुलजार विश्वनाथ से आग्रह करती है कि विश्वनाथ, तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलो। एक तुम ही हो जिसने मुझे समझा, वरना सब तो मेरे बदन की कीमत लगाने में ही मशगूल हैं। विश्वनाथ कहता है कि गुलजार, मुझे अभी और थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें शहर ले जाने में, क्योंकि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें शहर में रख सकूं, पर मैं जल्द ही इसका इंतजाम कर लूंगा।
इतना कहकर रात में ही विश्वनाथ शहर चला जाता है। गुलजार अंदर तक टूटने लगती है। अगले दिन गुलजार भी उसी औषधि विक्रेता के मुखौटे को देखती है और औषधि विक्रेता द्वारा इस मुखौटे को इच्छा पूर्ति मुखौटा कहे जाने की वजह से गुलजार उसे खरीद कर कोठे पर ले आती है। इधर पोस्टमैन आलोक की समझ में नहीं आ रहा है कि वो गुलजार के प्रति इतना आकर्षित क्यों हो रहा है। उससे रहा नहीं जाता और वह अपनी पत्नी जया से इस बारे में बात करता है। वह जया को बताता है कि आज वो नाच देखने के इरादे से कोठे पर गया था। क्या वो वासना का गुलाम बनता जा रहा है? उसकी पत्नी जया आलोक को वासना, आकर्षण और इंसानी फितरत के बारे में समझाती है। फिर हम देखते हैं कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। कोठे में विश्वनाथ की याद में खोई हुई गुलजार गुस्से में आकर मुखौटे से कहती है, अगर तुझमें इच्छा पूर्ति करने की ताकत है तो तू मुझे पैसे दे ताकि मैं इस दुनिया से निकलकर शहर जा सकूं। इतने में जोरदार बारिश के बीच आलोक आ जाता है और गुलजार को मनी ऑर्डर देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा मनी ऑर्डर है। मनी ऑर्डर के लिफाफे में काफी पैसे थे। गुलजार पूछती है, क्या इस मनी ऑर्डर के साथ मेरी कोई चिट्ठी नहीं आई? आलोक कहता है, नहीं। और ये तुम्हारा मनी ऑर्डर है, इसलिए मैं इतनी रात को आया। किसी और का होता तो मैं आता ही नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आलोक अपनी पत्नी जया से कहता है कि गुलजार के मनी ऑर्डर के साथ एक पत्र भी है जिसे मैंने छुपा लिया, पर उसमें उसके प्रेमी विश्वनाथ के मरने की खबर है। यह सुनकर जया कहती है कि तुम्हें गुलजार को वो चिट्ठी दे देनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि चिट्ठी शब्दों का भंडार नहीं, भावनाओं का समंदर होता है। अगर चिट्ठी में लिखी खुशियां उसकी हैं तो चिट्ठी में लिखे दुख भी उसी के हैं। तुम उसे उसकी चिट्ठी देकर आओ। और इस तरह गुलजार को पता चलता है कि विश्वनाथ की मृत्यु हो चुकी है। इस खबर से गुलजार अंदर तक टूट जाती है। उसे लगता है कि ये मुखौटा ही मनहूस है। दरअसल विश्वनाथ की शहर में मिल में काम करते हुए मौत हो जाती है और उसने अपने पैसे का नॉमिनी गुलजार को बनाया था, इसलिए उसके मरने के बाद पैसे गुलजार के पास बतौर मनी ऑर्डर आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आलोक का ट्रांसफर किसी दूसरे गांव में हो रहा है और इस गांव से गुलजार उस मुखौटे को लेकर जा रही है। आज गुलजार काफी अजीब दिखाई दे रही है। उसे लगता है कि ये मुखौटा मनहूस है। मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने पैसे तो दे दिए, पर मेरी सबसे बेशकीमती चीज छीन ली। दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। और अब मिलते हैं अगले किसी फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। धन्यवाद।